नमस्ते और इंडिया स्टेट स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है। इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा चलाया जाता है। रियासतों का विलीनीकरण हम सब जानते हैं, एक मुश्किल प्रक्रिया थी जिसके चलते नए राज्य 4 प्रशासनिक श्रेणियों पार्ट ए, बी, सी और डी में बढ़ गई। यह सीरीज मुख्य 3 कैटेगरी यानी पार्ट ए, बी और सी पर गौर करती है। पहले कुछ एपिसोड में हम भाग ए के अंतर्गत आने वाले राज्यों और उन्हें बनाने वाली रियासतों के विलय का पता लगाएंगे। मतलब वे राज्य जिनकी रियासतों को उनके संबंधित ब्रिटिश प्रांतों में मिला दिया गया था। इसमें सभी प्रकार की रियासतें शामिल थीं, जैसे कि बड़ौदा, कोल्हापुर जैसे बड़े राज्यों से लेकर संदूर जैसे छोटे और कम जाने पहचाने राज्य और गुजरात और उड़ीसा के छोटे राज्य। राज्यों के अधिकांश विलय समझौतों को, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के विलय समझौतों को एक तरह से प्रमाण बना के तैयार किया गया था और उनका प्रशासन प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। आइए अगले 11 एपिसोड में इनमें से प्रत्येक राज्य और राज्य समूहों की कहानी को अधिक विस्तार से सुनते हैं। ये सारे एपिसोड हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज की टीम ने लिखे आर्टिकल पर आधारित हैं। इन आर्टिकल की मदद से हमने ये चर्चा तैयार की है। आप शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल की लिंक पा सकते हैं। तो जैसा हमने सुना, पार्ट ए राज्य वो थे जहां रियासतों को ब्रिटिश प्रांतों में मिलाया गया। आज हम भारत के इतिहास के एक बड़े ही दिलचस्प पर शायद थोड़े कम सुने हुए पन्ने को खोल रहे हैं। जी। बात हो रही है दक्कन की रियासतों की। जी। ये कोई 1-2 राज्य नहीं, बल्कि पूरी 17 अलग अलग रियासतें थी। हाँ, और साथ में कोल्हापुर भी। अच्छा, कोल्हापुर मिलाकर 17 नहीं, 17 दक्कन स्टेट्स और कोल्हापुर, ये सब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। सोचिए, करीब 7,650 वर्ग मील का इलाका और आबादी भी करीब 17 लाख। 1.25 करोड़ से ज्यादा का राजस्व। तो ये कहानी तो काफी पेचीदा लगती है। बिल्कुल। कैसे हुआ ये सब? आइए आज इसी जटिल विलय की कहानी की परतों को खोलते हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ अहम दस्तावेजों पर आधारित है, जैसे एक आर्टिकल 11 नाम का जिक्र मिलता है। और वीपी मेनन जैसे इतिहासकारों का विश्लेषण भी है। जी, उन्हीं के आधार पर हम समझेंगे कि ये अलग-थलग राज्य एक साथ कैसे आए। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये रियासतें थी कैसी? क्या इनमें कुछ खास बात थी? बिल्कुल, ये पेचीदगी सिर्फ भूगोल तक ही नहीं थी, शासकों में भी काफी विविधता थी। कोई मराठा, कोई ब्राह्मण, कोई मुस्लिम। अच्छा। और क्योंकि ये ब्रिटिश भारत से बिल्कुल सटी हुई थी, तो यहाँ राजनीतिक चेतना भी आप कह सकती हैं ज्यादा थी। हाँ, ये बात तो है। कुछ रियासतें तो काफी आगे भी थीं, जैसे औंध को लें, वहां तो 1939 में ही जिम्मेदार सरकार लागू हो गई थी। अरे वाह, 1939 में? ये तो बहुत बड़ी बात है उस जमाने के हिसाब से। जी, काफी प्रगतिशील कदम था। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, ये बिखरी हुई अलग अलग पहचान वाली रियासतें भारत में कैसे मिलीं, क्या चुनौतियां थीं और वो कौन सी वजह थी जिनसे ये सब मुमकिन हुआ। तो ये जानना दिलचस्प है कि क्या इन बिखरी हुई रियासतों को एक करने का विचार अचानक आया या इसकी जड़ें पहले से थी? क्या कोई पुरानी योजना थी इस बारे में? देखिए, विचार तो पुराना था, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाया था। 1933 में ही इन छोटी रियासतों को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई बनाने की बात हुई थी। अच्छा, 1933 में? हाँ, सोचा गया था कि इससे प्रशासन सुधरेगा और भविष्य में मान लीजिए कोई संघीय ढांचा बनता है तो उसमें शामिल होना आसान होगा। मगर तब इसे आप कह सकती हैं अव्यवहारिक माना गया, प्रैक्टिकल नहीं लगा, तो वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन फिर 1946 में तो कुछ शासकों ने खुद पहल की थी। उन्होंने कोशिश की एक संघ बनाने की। हाँ, वो एक अहम मोड़ था। जुलाई 1946 में कुछ दक्कन शासकों ने मिलकर एक संघ बनाने का प्रस्ताव रखा। खुद शासकों ने? जी, वे महात्मा गांधी से आशीर्वाद लेने भी गए। अच्छा, गांधी जी के पास? हाँ, गांधी जी ने कोई सीधा समर्थन तो नहीं दिया, पर उन्हें नेहरू से मिलने की सलाह दी। और नेहरू का क्या रुख था? नेहरू जी पूरी तरह खिलाफ नहीं थे, पर उनकी एक बड़ी शर्त थी। क्या शर्त? कि पहले शासक अपनी प्रजा को जिम्मेदार सरकार सौंपे, मतलब सत्ता जनता को दें। ये तो जरूरी था। बिल्कुल। इसी सिलसिले में फिर के.एम. मुंशी ने एक विस्तृत समझौता, एक कवेनेंट भी तैयार किया था। उसमें क्या था? उसमें शासकों की एक परिषद यानी राजमंडल, एक हाई कोर्ट और एक संविधान सभा का प्रावधान था। मतलब एक तरह से ये जो प्रस्तावित संयुक्त दक्कन राज्य था
उसकी अंतरिम रूपरेखा थी वो। लेकिन इसमें तो एक बुनियादी समस्या थी। मैंने सुना है कि ये रियासतें आपस में जुड़ी हुई ही नहीं थी, मतलब जियोग्राफिकली अलग थलग। हाँ, यही तो सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती थी। ये रियासतें महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 अलग भाषाई क्षेत्रों में फैली थी। अच्छा, महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में? जी हाँ, और इनके बीच में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के इलाके आते थे। मतलब ये कंटिन्यूअस ब्लॉक नहीं था। कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल, जैसे भोर रियासत को ही लें, वो खुद 3 अलग-अलग हिस्सों में बंटी थी। 3 हिस्सों में? हाँ, और मजे की बात ये कि उन हिस्सों के अंदर भी ब्रिटिश भारत के कुछ गांव थे। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही जटिल स्थिति है। जाहिर है, ऐसे में प्रशासन चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भौगोलिक बिखराव था, उसके साथ साथ आर्थिक कमजोरी भी एक बड़ा कारण बनी विलय की तरफ। मतलब क्या इनके पास संसाधन कम थे? निश्चित रूप से। कई रियासतों के पास इतने संसाधन ही नहीं थे कि वे स्वतंत्र रूप से मतलब अकेले अपना वजूद बनाए रख सके। छोटा आकार होने का मतलब था कि आधुनिक सुविधाएं, कल्याणकारी योजनाओं, उद्योगों, इन सब का अभाव था। और सत्ता का केंद्रीकरण भी एक मुद्दा रहा होगा। बिल्कुल, अक्सर सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में सिमटी रहती थी, जिससे प्रगति रुक जाती थी। हाँ, औंध जैसे अपजात जरूर थे, जैसा हमने कहा। सही। पर कई शासक या तो हिचक रहे थे, या फिर ये जो प्रस्तावित संघ था उसमें शायद उन्हें अपनी सामूहिक पहचान और विशेषाधिकार ज्यादा सुरक्षित लग रहे थे। अच्छा। तो ये आर्थिक और प्रशासनिक कमजोरी जो थी, उसने उन्हें बाहरी मदद या फिर विलय के लिए ज्यादा संवेदनशील बना दिया था। पर क्या जनता भी यही संघ चाहती थी, या उनकी सोच कुछ अलग थी? ब्रिटिश भारत पास होने का असर तो उन पर भी पड़ा होगा। जनता की आवाज बिल्कुल अलग थी। यहाँ तस्वीर एकदम उलट थी। अच्छा। राजनीतिक जागरूकता ज्यादा होने के कारण वहाँ प्रजामंडल जैसे आंदोलन बहुत मजबूत थे। हाँ, प्रजामंडलों का जिक्र तो आता है। और उनकी सीधी मांग थी बॉम्बे प्रांत में विलय। वे शासकों का कोई अलग संघ नहीं चाहते थे। उन्हें लगा कि बड़े प्रांत में मिलने से ही उनका भला होगा। मतलब जनता विलय के पक्ष में थी, शासकों के संघ के नहीं। बिल्कुल। और ये दबाव इतना बड़ा कि 26 जनवरी 1948 को वो जो संयुक्त दक्कन राज्य के लिए संविधान सभा बनी थी ना, हाँ, उसने भी आखिरकार प्रजामंडलों की मांग मानते हुए बॉम्बे में विलय का प्रस्ताव पारित कर दिया। अच्छा, संविधान सभा ने ही प्रस्ताव पारित कर दिया? जी। फिर कमल नयन बजाज को शासकों और भारत सरकार के बीच विलय की शर्तों पर बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो जनता की इच्छा यहाँ एक बड़ा मोड़ साबित हुई। और क्या उस दौर में कुछ ऐसी विस्फोटक घटनाएं भी हुई जिन्होंने इस विलय की जरूरत को मतलब और तेज कर दिया? हालात क्या ऐसे बन गए थे? हाँ, हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। कुछ राज्यों में तो प्रशासन लगभग ठप हो गया था। जैसे रामदुर्ग रियासत में। वहां शासक को खुद बॉम्बे सरकार से कहना पड़ा कि आप आकर प्रशासन संभालिए, हमसे नहीं हो पा रहा। ओहो। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद। हाँ, वो तो बहुत दुखद घटना थी। उसका क्या असर हुआ यहाँ? उसका असर बहुत भयानक हुआ। पूरे महाराष्ट्र में और खासकर कोल्हापुर जैसी रियासतों में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे। दंगे? किस तरह के? इनमें निशाना खास तौर पर ब्राह्मण और बनिया समुदाय थे। बहुत हिंसा हुई। और ये छोटी रियासतें? ये छोटी रियासतें कानून व्यवस्था की इस बिगड़ती स्थिति को संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। उनके पास न तो पुलिस बल था, न साधन। तो इस हिंसा और अराजकता ने शासकों को सोचने पर मजबूर किया होगा। बिल्कुल, इसने शासकों को मजबूर कर दिया कि वे औपचारिक समझौतों का इंतजार किए बिना ही भारत सरकार से बॉम्बे में विलय की गुहार लगाएं। सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता बन गई थी। ऐसी स्थिति में भारत सरकार का क्या नजरिया था? ये जो संयुक्त दक्कन राज्य बनाने का विचार था शासकों का, क्या सरकार ने उसे कोई तवज्जो दी? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार का रुख एकदम साफ और कड़ा था इस मामले में। सरदार पटेल का क्या कहना था? दिसंबर 1947 में जब इस प्रस्तावित संघ के राजमंडल का प्रतिनिधि मंडल सरदार पटेल से मिला तो उन्होंने टूटूक कह दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ किया कि भारत सरकार इस संघ को कोई मान्यता नहीं देती और इसके तहत बनी किसी भी समझौते की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मतलब सीधी बात, नो नेगोशिएशन ऑन द संघ। बिल्कुल। पटेल का नजरिया बहुत साफ था। वो एक मजबूत केंद्रीय सत्ता चाहते थे। और उनका मानना था कि ऐसी छोटी बिखरी रियासतों का संघ एक कमजोर कड़ी साबित होगा। भविष्य के भारत के लिए हर रियासत का अलग अलग भारत संघ में विलय करना ही एकमात्र व्यावहारिक और रणनीतिक रास्ता था। और उसी समय शायद ओडिशा और छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलय भी हो चुका था। क्या उसका भी कोई असर पड़ा यहाँ? एक तरह का डोमिनो इफेक्ट कह सकते हैं। हाँ, उसका बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर हुआ। दिसंबर 1947 में ही
उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की 39 रियासतों का सफल विलय एक ताकतवर मिसाल बन गया था। तो यहाँ के शासकों ने देखा कि वहाँ हो गया है। बिल्कुल, इसने दिखा दिया कि विलय संभव है और भारत सरकार इस दिशा में कितनी गंभीर है। इसके फौरन बाद 21 दिसंबर 1947 को दक्कन के शासकों ने भी एक प्रस्ताव पास किया। क्या प्रस्ताव था वो? कि अगर उनकी प्रजा और उनकी संविधान निर्माण निकाय यानी वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विलय चाहती है तो वे इसमें कोई रुकावट नहीं डालेंगे। ये तो उनकी तरफ से एक बड़ा कदम था। हाँ, जो शायद उड़ीसा के घटनाक्रम से कहीं ना कहीं प्रेरित था। एक सवाल मन में आता है, जनता की इच्छा जानने के लिए कोई वोटिंग या जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट जिसे कहते हैं, वो क्यों नहीं कराया गया? सुना है सरदार पटेल ने शुरू में इसका जिक्र किया था। ये दिलचस्प बात है। पटेल ने शुरू में जनमत संग्रह का सुझाव जरूर दिया था, शायद पूरी प्रक्रिया को एक लोकतांत्रिक वैधता देने के लिहाज से सोचा होगा। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन बाद में इस विचार को छोड़ दिया गया। क्यों? क्या वजह थी? इसके कई कारण थे। एक तो जैसा हमने बात की, औंध जैसी कई रियासतें टुकड़ों में बटी थीं। वहां जनमत संग्रह कराना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता। हाँ, ये बात सही है। दूसरा, प्रजामंडल पहले ही बॉम्बे में विलय का स्पष्ट जनादेश दे चुके थे। तो एक तरह से जनता की राय जाहिर हो ही चुकी थी, भले ही औपचारिक वोटिंग ना हुई हो। अच्छा, तो जरूरत नहीं समझी गई? हाँ, और तीसरा कारण, गांधी जी की हत्या के बाद जो कानून व्यवस्था का संकट पैदा हुआ था, उसने भी तेजी से कदम उठाने पर जोर दिया। ऐसे में जनमत संग्रह की लंबी प्रक्रिया शायद उस वक्त ठीक नहीं बैठती। समझ गया। हालात ही ऐसे थे कि तेजी दिखानी पड़ी। बिल्कुल। तो फिर वो मीटिंग कब हुई जहां आखिरकार विलय की शर्तों पर मोहर लगी? वो निर्णायक पल कब आया इन रियासतों के लिए? वो निर्णायक बैठक हुई 19 फरवरी 1948 को। कहां पर? बॉम्बे में। इसकी अध्यक्षता बॉम्बे के प्रीमियर यानी उस समय के मुख्यमंत्री बीजी फेर ने की थी। और केंद्र सरकार से कौन था? केंद्र सरकार के राज्य मंत्रालय की तरफ से सीसी देसाई मौजूद थे। अच्छा, माहौल कैसा रहा होगा उस मीटिंग का? जो रिकॉर्ड मिलते हैं उनसे पता चलता है कि बीजी खेर ने शासकों की तारीफ भी की। कहा कि वे राष्ट्रीय एकता के लिए त्याग कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। माहौल गंभीर लेकिन उद्देश्य स्पष्ट था, विलय की शर्तों को अंतिम रूप देना। और यकीनन सबसे बड़ा मुद्दा तो शासकों के भत्ते यानी प्रिवी पर्स का रहा होगा। उस पर कैसे सहमति बनी, वो तो हमेशा एक मुश्किल विषय रहा है। बिल्कुल, प्रिवी पर्स बातचीत का केंद्र बिंदु था। यहाँ पर सीसी देसाई ने, जो केंद्र के प्रतिनिधि थे, उन्होंने ईस्टर्न स्टेट्स फॉर्मूला लागू किया। ईस्टर्न स्टेट्स फॉर्मूला, ये क्या था? ये वही फॉर्मूला था जो कुछ समय पहले उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलय के समय प्रिवी पर्स तय करने के लिए इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, तो वही फॉर्मूला यहाँ भी लगा दिया। जी, और दिलचस्प बात यह है कि ये पहले के किसी डेक्कन स्टेट्स फॉर्मूला, जो शायद शासकों के प्रस्तावित संघ के लिए सोचा गया होगा, से कम उदार था। मतलब शासकों को शायद उम्मीद ज्यादा की रही होगी। हो सकता है, शायद राजस्व का प्रतिशत या अधिकतम सीमा के मामले में ये कम रहा हो। देसाई ने दक्कन के शासकों की ज्यादा भत्ते की मांग नहीं मानी और ईस्टर्न स्टेट्स फॉर्मूला पर ही अड़े रहे। तो सरकार का रुख कड़ा था इस पर। हाँ, ये दिखाता है कि भारत सरकार विलय की शर्तों में एक रूपता लाना चाहती थी और वित्तीय अनुशासन पर भी जोर दे रही थी। यहीं पर हमें वीपी मेनन जैसे लोगों के रिकॉर्ड्स या शायद आर्टिकल 11 जैसे जो समकालीन दस्तावेज हैं, उनसे इन नेगोशिएशंस की बारीकियां पता चलती हैं। तो क्या सभी 17 रियासतें इस बैठक में आसानी से मान गई या कुछ ने आनाकानी भी की? कोई अलग मामले सामने आए? ज्यादातर शासक तो समझ गए थे कि विलय ही अब एकमात्र रास्ता है। हवा का रुख भांप गए थी वो। लेकिन कुछ मामले अलग थे, थोड़े पेचीदा। जैसे सावंतवाड़ी का मामला। वो शुरू में संयुक्त दक्कन राज्य में शामिल नहीं होना चाहती थी। उनकी इच्छा कोल्हापुर में विलय की थी। अच्छा, वो कोल्हापुर में मिलना चाहते थे। हाँ, लेकिन वहां फिर राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई। एक समानांतर सरकार बन गई, राज्य के बड़े अधिकारी गिरफ्तार हो गए, हालात बिगड़ गए। तो दबाव में आना पड़ा उन्हें। बिल्कुल, इन हालात के दबाव में उन्हें भी आखिर में विलय पत्र पर दस्तखत करने पड़े। और कोई ऐसा मामला? एक और अनोखा मामला जंजीरा का था। जंजीरा, वो जो समुद्री किला है? हाँ, वही। ये एक छोटी सी मुस्लिम रियासत थी समुद्र किनारे। इन्होंने तो विलय की औपचारिक प्रक्रिया से पहले ही, जब हालात बिगड़ने लगे, तो अपना कानून व्यवस्था का प्रशासन बॉम्बे सरकार को सौंप दिया था। अच्छा, पहले ही? हाँ, और बाद में फिर पूरी तरह विलय के लिए भी राजी हो गए। ये दिखाता है कि हर रियासत की अपनी अलग कहानी थी और विलय तक पहुंचने का उनका अपना अलग रास्ता था। और आखिर में जो विलय समझौते हुए, मर्जर एग्रीमेंट्स, हाँ, उनकी मुख्य बातें क्या थीं?
मतलब शासकों को क्या मिला और उन्होंने क्या छोड़ा? सार ये था कि शासकों ने अपने अपने राज्यों के शासन से जुड़े सभी और पूर्ण अधिकार, क्षेत्राधिकार और शक्तियां भारत सरकार को सौंप दिए। एसेंशियली सॉवरेनिटी ट्रांसफर हो गए। और बदले में उन्हें क्या मिला? बदले में सरकार ने शासकों और उनके वारसों के लिए प्रिवी पर्स की गारंटी दी। ये पैसा कहाँ से आना था? शुरू में ये तय हुआ था कि ये पैसा विलय हुई रियासतों के राजस्व से दिया जाएगा, पर बाद में इसे केंद्र सरकार के बजट का हिस्सा बना दिया गया। और उनकी निजी संपत्ति वगैरह का क्या हुआ? शासकों को उनकी निजी संपत्तियों, उनकी उपाधियों और सम्मानों को बनाए रखने की गारंटी भी मिली। और अगर कोई विवाद होता कि ये संपत्ति राज्य की है या शासक की निजी, उसके लिए भी प्रावधान था। ये तय हुआ कि अगर राज्य की संपत्ति और निजी संपत्ति में कोई विवाद होता है तो उसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी सुलझाएंगे। ठीक है, तो ये शर्तें थी। जी। विलय तो हो गया कागज पर इन इतनी सारी छोटी छोटी रियासतों को बॉम्बे जैसे एक बड़े स्थापित प्रांत में मिलाना प्रशासनिक रूप से कितना आसान या मुश्किल रहा होगा? जमीनी स्तर पर क्या हुआ? प्रशासन का हस्तांतरण बॉम्बे प्रांत को कर दिया गया। इन सारे इलाकों को जो बॉम्बे के मौजूदा जिले थे उनमें मिला दिया गया, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली इंटीग्रेट कर दिया गया। हाँ, फिर उनकी राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रशासन की जो भी प्रणालियां थीं उनका बॉम्बे के सिस्टम के साथ सामंजस्य बैठाया गया। एक रूपता लाई गई। टैक्स वगैरह का क्या हुआ? कई जो पुराने स्थानीय टैक्स वगैरह थे वो खत्म कर दिए गए। बॉम्बे के टैक्स लागू हो गए। क्या इसमें कोई दिक्कत आई, कोई विरोध हुआ? हाँ, कुछ दिक्कतें तो थीं, खासकर जो स्थानीय रियासती कर्मचारी थे उनमें असंतोष जरूर था। क्यों? जाहिर है कईयों की नौकरियां गई होंगी या उनकी भूमिकाएं बदल गई होंगी, लेकिन क्योंकि बॉम्बे के पास एक स्थापित और प्रशिक्षित सिविल सेवा थी, एक बड़ा प्रशासनिक ढांचा था, इसलिए कुल मिलाकर ये एकीकरण की प्रक्रिया काफी हद तक सुचारू रूप से निपट गई। स्मूथ ट्रांजिशन था मोस्टली। क्या कोई स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जैसी चीज भी थी इन रियासतों के साथ, जैसे हमने कुछ बड़ी रियासतों के केस में सुना है? नहीं, दक्कन राज्यों के साथ ऐसा कोई अलग से स्टैंड स्टिल समझौता साइन नहीं हुआ था। तो फिर रेलवे, डाक तार जैसी सेवाओं का क्या हुआ? देखिए, विलय का मतलब ही था कि ये सारी सेवाएं जो पहले चल रही थी वो अब भारत सरकार के तहत पहले की तरह चलती रहेंगी। तो व्यवहारिक रूप से निरंतरता बनी रही, ठीक वैसे ही जैसे अन्य रियासतों के लिए स्टैंड स्टिल समझौतों में व्यवस्था की गई थी। तो अलग से समझौते की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, समझ गया। हाँ। तो आखिरकार ये पूरी कहानी कब अपने अंजाम तक पहुंची? मतलब औपचारिक विलय कब हुआ और क्या आंकड़े थे इस विलय के अगर हम देखें तो? 16 दक्कन राज्यों का। यहाँ कोल्हापुर को अलग रखना होगा क्योंकि उसके विलय की प्रक्रिया थोड़ी अलग और बाद में हुई। हाँ। तो 16 राज्यों। हाँ। इन 16 दक्कन राज्यों का औपचारिक विलय 8 मार्च 1948 को लागू हुआ। 8 मार्च 1948। जी। इसमें कुल मिलाकर 7,815 वर्ग मील का क्षेत्र शामिल हुआ। और आबादी? आबादी करीब 16 लाख, 16,93,103 थी। और राजस्व? राजस्व लगभग 1,42,00,000 रुपए, 1,42,15,599 सालाना था। तो 1948 में ये बॉम्बे प्रांत का हिस्सा बन गया? हाँ, और फिर 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तब तक ये सभी दक्कन राज्य भौगोलिक और संवैधानिक रूप से बॉम्बे राज्य, जो तब पार्ट ए स्टेट था, उसका एक अटूट हिस्सा बन चुके थे। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो ये जो दक्कन की 17 बिखरी हुई रियासतें थीं, इनका एकीकरण एक बहुस्तरीय पहेली को सुलझाने जैसा था। बिल्कुल। इसमें शासकों की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, उनकी अपनी योजनाएं थीं। हाँ, वो संघ बनाने की कोशिश। फिर भौगोलिक और आर्थिक मजबूरियां थी जिनकी हमने बात की। जी, संसाधनों की कमी, बिखरा हुआ भूगोल। फिर जनता का जबरदस्त दबाव था, प्रजामंडलों का आंदोलन। वो बॉम्बे में विलय चाहते थे। और फिर वो दुखद घटना, गांधी जी की हत्या, उसके बाद बिगड़े हालात। हाँ, जिसने कानून व्यवस्था का संकट खड़ा कर दिया। और इन सब के बीच सरदार पटेल का दृढ़ नेतृत्व, उनका साफ नजरिया। बिल्कुल, उनका मानना था कि विलय ही एकमात्र रास्ता है। और पड़ोसी राज्यों यानी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के विलय से मिली एक मिसाल भी थी। हाँ, जिसने शायद यहाँ के शासकों को भी प्रभावित किया। तो कई सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कूटनीति, जन आंदोलन, राजनीतिक दबाव, बिगड़ते हालात और निर्णायक नेतृत्व का मिला जुला नतीजा था। इन सभी ताकतों ने मिलकर ही इन कई छोटी,
अलग थलग और विविध रियासतों को सफलतापूर्वक भारत संघ में एकीकृत किया और उन्हें बॉम्बे प्रांत का हिस्सा बनाया। ये वाकई भारत के एकीकरण की कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि शायद थोड़ा कम चर्चित अध्याय है। जी, अक्सर इस पर उतना ध्यान नहीं जाता। वाकई ये विलय सिर्फ नक्शा बदलने की बात नहीं थी। इसने न सिर्फ भारतीय संघ को मजबूत किया, बल्कि ये भी दिखाया कि कितनी जटिल और अलग-अलग परिस्थितियों में भी राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। हाँ, ये राष्ट्रीय एकता के बड़े उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय और व्यक्तिगत हितों के समायोजन का एक उदाहरण है। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, कि ये प्रक्रिया हर किसी के लिए आसान नहीं रही होगी। हाँ, जैसे वो रियासती कर्मचारियों का असंतोष। बिल्कुल, बड़े बदलावों में अक्सर कुछ लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये भी एक सच्चाई है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। ये जो छोटी छोटी रियासतें थीं, जिनकी अपनी एक अलग पहचान थी, शायद अपनी एक अलग प्रशासनिक संस्कृति भी रही होगी। हाँ, हर एक का अपना इतिहास, अपनी परंपराएं। उनका बॉम्बे जैसे बड़े स्थापित प्रांत में इतनी तेजी से घुल मिल जाना, इसका उनकी स्थानीय पहचान, उनकी परंपराओं और शायद लोगों की मानसिकता पर लंबे समय में क्या असर पड़ा होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या वो पहचान पूरी तरह खो गई, या उसने कोई नया रूप ले लिया, या आज भी उसके कुछ अंश बाकी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे और खोजबीन की जा सकती है और सोचा जा सकता है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।